नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ अपने चैनल द क्लासिकल स्टोरीज में। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी वेश्या की लड़की। ये एक प्रेम कहानी है जिसका अंत बेहद दुखद होता है। क्यों शादी के बाद प्यार प्यार नहीं रह जाता? तो चलिए शुरू करते हैं। छाया छाया प्रमोद की सहपाठनी थी। प्रमोद नगर के एक प्रतिष्ठित और कुलीन ब्राह्मण परिवार का लड़का था और छाया थी नगर की प्रसिद्ध नर्तकी की इकलौती कन्या। नगर में एक बहुत बड़ा राधा कृष्ण का मंदिर था जहां न जाने कितने सदाव्रत रोज बढ़ जाते। सैकड़ों साधु संत मंदिर में पड़े पड़े भगवान भजन करते, मनमाना भोजन करते और मनमाना अनाचार करते। छाया की माँ इसी मंदिर की प्रधान नर्तकी थी। मंदिर को छोड़कर दूसरी जगह वो गाने बजाने कभी न जाती। मंदिर के प्रधान पुजारी की उस पर विशेष कृपा थी, इसलिए उसे किसी बात की कमी न थी। गंगा के किनारे ही उसकी विशाल कोठी थी जहां सदा संगीत की मधुर ध्वन आया करती। नगर के संगीत प्रेमी जब स्वयं ही उसके यहाँ पहुंच जाते तो राजरानी उन्हें निराश न करती, किंतु वह किसी के यहाँ बुलाने पर गाने कभी न जाती। छाया इसी राजरानी की इकलौती कन्या थी। राजरानी की सारी उम्मीदें इसी कन्या से थीं। विद्या की ओर छाया की अधिक रुचि देखकर राजरानी ने उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। छाया नगर की पुरानी प्रथा के अनुयायियों के विरोध करने पर भी कुलीन घर की लड़कियों के साथ पढ़ते पढ़ते कॉलेज तक पहुंच गई। और जिस दिन पहले पहल वो कॉलेज पहुंची, प्रमोद से उसकी पहचान हो गई। ये पहचान न बनकर धीरे धीरे मित्रता में परिवर्तित हुई और अंत में प्रणय का रूप धारण किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि परिवार वालों का विरोध तिरस्कार ना तो प्रमोद को ही उसके पद से विचलित कर सका और ना ही छाया को। विवाह के लिए उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में रजिस्ट्री होने के बाद आर्य समाज मंदिर में उनका वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी देकर वो दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध गए। बचपन से ही कुलीन घर की लड़कियों के साथ मिलते जुलते रहने के कारण उनके रीति रिवाजों को देखते देखते छाया के हृदय में एक कुलवधू का जीवन बिताने की प्रबल उत्कंठा जागृत हो उठी थी। प्रमोद के साथ विवाह सूत्र में बंधकर छाया ने उसी सुख का अनुभव किया। वो एक कुलवधू की तरह प्रमोद के इशारों पर नाचना चाहती थी। प्रमोद के नहाने के बाद अपने हाथ से प्रमोद के कपड़े धुलती। अभ्यस्त ना होने पर भी प्रमोद के लिए दोनों वक्त का खाना बनाती। भोजन परोसने के बाद प्रमोद भोजन करते तो उन्हें पंखा झलना न भूलती। प्रमोद के भोजन करने के बाद उनकी झूठी थाली से भोजन करके एक अकथनीय सुख का अनुभव करती। इसके पहले इस प्रकार का काम करने का जीवन में कभी अवसर न मिला था, किंतु धीरे धीरे उसने अपने आप को ऐसा अभ्यस्त कर लिया कि उसे कोई काम में कठिनाई न पड़ी। राजरानी को पुत्री की परिस्थितियों का पता लगता ही रहता था। वो सोचा करती, मेरे साथ रहकर छाया रानियों की तरह हुकूमत कर सकती थी। बड़े बड़े विद्वान रईस उसकी खुशामद करने आया करते, किंतु उसकी तो मति ही पलट गई। अब अपनी दासियों का सा जीवन स्वीकार कर लिया है। छाया को किसी प्रकार से फिर से अपने चंगुल में फांस लेने के प्रयत्न में वो अब भी लगी रहती। वो सोचती, ऐसा आराम में पली हुई लड़की कितने दिनों तक कष्ट का जीवन बिताएगी, कभी न कभी चेतेगी ही, आवेगी ही। किंतु छाया तो माता के घर के ऐसा आराम को घृणा की दृष्टि से देखती थी। यहाँ वो इस कष्ट में भी जिस सुख का अनुभव करती, उसकी आत्मा को जितनी शांति मिलती थी, उस रूप के हाट में, उस वैभव की चकाचौंध में उसके शतांश का भी स्वप्न देखना छाया के लिए दुराशा मात्र थी। छाया प्रमोद के विशुद्ध और पवित्र प्रेम के ऊपर संसार की सारी विभूतियों को निछावर कर सकती थी। प्रमोद के साथ वो छोटा सा मकान उसे नंदन वन से अधिक सुहावना था। सारांश ये है
कि छाया को कोई इच्छा न थी। प्रमोद का प्यार और उनके चरणों की सेवा का अधिकार वो सब कुछ पा चुकी थी। प्रमोद के विवाह के बाद प्रमोद के माता पिता ने उन्हें अपने परिवार में सम्मिलित नहीं किया। अपने इकलौते पुत्र को त्याग देने से उन्हें बहुत कष्ट हुआ था, किंतु प्रमोद के इस कृत्य ने समाज में उनका सिर नीचा कर दिया था। अतएव वो प्रमोद को क्षमा न कर सके। स्वाभिमानी प्रमोद ने भी माता पिता से क्षमा की याचना न की। अपनी समझ में उन्होंने कोई बुरा काम न किया था, इसलिए शहर में पिता के कई मकान के रहने पर भी वो किराए के मकान में रहने लगे। परिवार और समाज ने प्रमोद को त्याग दिया था, किंतु उनके अपने कुछ ऐसे मित्र थे जो उन्हें इस समय भी अपनाए हुए थे। अपने इस छोटे से गिने चुने मित्रों के संसार में छाया के साथ रहकर प्रमोद को अब किसी वस्तु की आवश्यकता न थी। आर्थिक कठिनाइयां कभी जीवन की बाधा बनकर उनके सुख के सामने खड़ी हो जाएंगी, प्रमोद को इसका ध्यान भी न था। कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल की उनके साथ बड़ी सहानुभूति थी। उनका आचरण कॉलेज में बड़ा उज्जवल रहा था और वो परीक्षाओं में सदा पहले ही आए थे, इसलिए वो थोड़ा सा प्रयत्न करने पर भी वहां प्रोफेसर हो सकते थे। कॉलेज में एक हिंदी प्रोफेसर का स्थान खाली भी हुआ, किंतु प्रमोद अपने सुख में इतना भूल गए थे कि उन्हें किसी बात का स्मरण ही न रहा। उनके मित्रों और छाया ने एक दो बार उनसे इस पद के लिए प्रयत्न को कहा भी, किंतु उनका ये उत्तर सुनकर, छाया, क्या तुम मुझे अपने से दूर करना चाहती हो? छाया चुप हो गई। उसे अधिक कहने का साहस न हुआ। वो प्रमोद के भावुक स्वभाव से भली भांति परिचित थी। छोटी सी साधारण बातों का उनके हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। यौवन जनित उन्माद और लालसाएं चिरस्थायी नहीं होती। इस उन्माद के नशे में जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं, वो वास्तव में प्रेम नहीं, वासनाओं की प्यास मात्र है। लगातार 6 महीने तक छाया के साथ रहकर अब प्रमोद की आंखों में भी छाया के प्रेम और सौंदर्य का वो महत्व न रह गया जो पहले था। अब वो नशा कहाँ था? उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। उन्हें अब ऐसा जान पड़ा कि उन्होंने कोई बड़ी भूल कर डाली है। आर्थिक कठिनाइयां भी उन्हें पद पद पर सूल की तरह कष्ट पहुंचा रही थीं। इसके अतिरिक्त माता पिता के स्नेह का अभाव उन्हें अब बहुत खटक रहा था। उनका चित्त व्याकुल सा रहता। बार बार उस स्नेह की शीतल छाया में दौड़कर शांति पाने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठता। माता पिता के स्नेह में जो शीतलता थी, माता का मधुर दुलार जो एक प्रकार की अनुपम शांति देता है, वो उन्हें छाया के पास ना मिलता। छाया के प्रेम में उन्हें सुख मिलता था, शांति नहीं। स्नेह मिलता पर शीतलता नहीं, आनंद मिलता पर तृप्ति नहीं। प्यास और तीव्र होती जान पड़ती, आनंद और सुख के जलन की मात्रा अधिक मालूम होती। वो माता पिता के स्नेह के लिए अत्यधिक विकल रहते, किंतु जब माता पिता ने ही उन्हें अपने प्रेम के पालने से उतार कर अलग कर दिया, तब स्वयं उनके पास जाकर उनके प्रेम और दया की भिक्षा मांगना प्रमोद के लिए स्वाभिमानी स्वभाव के विरुद्ध था। प्रमोद का स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा न रह गया। चिंताओं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण वो बहुत विक्षिप्त रहने लगे। समाज में भी अब वो मान प्रतिष्ठा न थी। हर स्थान पर उनके इसी विवाह की चर्चा सुनाई देती। प्रमोद के इस कार्य से ही नहीं, स्वयं प्रमोद से किसी को कोई सहानुभूति न रह गई। सभी लोग प्रायः यही कहते कि प्रमोद 2-3 साल बाद अपने इस कार्य पर पछताएगा। ये विवाह प्रमोद सरीखे विवेकी और विद्वान युवक के अनुकूल नहीं हुआ। ठहरी तो वेश्या की ही लड़की कितने दिन तक साथ देगी? वेश्याएं भी किसी की होकर रहती हैं। इस प्रकार न जाने कितनी तरह के आक्षेप प्रमोद को सुनने में आते। इन सब बातों को सुन सुनकर प्रमोद की आत्मा विचलित सी हो उठती। उन्हें इन सब बातों का मूल कारण छाया ही जान पड़ती। वो सोचते, छाया से मेरी कहाँ से पहचान हुई?
ना उससे मेरी पहचान होती, ना विपत्तियों का समूह इस प्रकार मुझ पर टूटता। वो अब छाया से कुछ खिंचे खिंचे रहने लगे। उनके प्रेम में अपने आप शिथिलता आने लगी। छाया का मूल उनकी आंखों में घटने लगा। प्रमोद स्वयं ये सब ना चाहते थे। छाया में वेश्या की लड़की होने के अतिरिक्त और कोई अवगुण ना मिलता। वो विवश थे। हृदय के ऊपर किसका बस चलता है। वो अपने व्यवहार पर स्वयं ही कभी कभी दुखित हो जाते, फिर वही भूल करते। कभी कभी औरों के सामने भी छाया से ऐसा व्यवहार कर बैठते जो अनुचित कहा जा सकता था। छाया छाया सुख की छाया में पलकर बड़ी हुई थी। अपमान, अनादर और तिरस्कार की ज्वाला में संसार से वो अपरिचित थी। अब पग पग पर उसे प्रमोद से प्रेम के कुछ मीठे शब्दों के स्थान पर तिरस्कार से भरा हुआ अपमान ही मिलता था। प्रमोद के इस परिवर्तन के बाद भी छाया ने समझ लिया था कि प्रमोद के हृदय में उसने एक ऐसा स्थान बना लिया है जिस तक किसी की पहुंच नहीं है। उसे इसी में संतोष था। एक कुलवधू इसके अतिरिक्त और क्या चाहती है। पत्नी के रूप में पहुंचकर छाया ने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया था। प्रमोद के चरणों में उसके लिए थोड़ा सा स्थान बना रहे, यही उसकी साधना थी। इस साधना के बल पर ही वो प्रमोद का किया हुआ अपमान और तिरस्कार हंसकर सह सकती थी। उसके ऊपर उस अपमान और तिरस्कार का अधिक प्रभाव न पड़ता। प्रमोद के जरा सा हंसकर बोलने पर वो सब कुछ भूल जाती। उसे कुछ याद रहता तो केवल प्रमोद का मधुर व्यवहार। इधर प्रमोद के माता पिता आखिर पुत्र को कितने दिनों तक छोड़कर रह सकते थे, और अब तो प्रमोद के साथ साथ उन्हें छाया पर भी ममता हो गई थी। उनका क्रोध महीने डेढ़ महीने से अधिक न ठहर सका। वो समाज के पीछे अपने पुत्र को नहीं छोड़ सकते थे। हृदय कहता, चलो मना लाओ, बेटा स्वाभिमानी है तो पिता को नम्र होना चाहिए। किंतु स्वाभिमान उसी वक्त आकर उनका गला पकड़ लेता। पुत्र के दरवाजे स्वयं उसे मनाने के लिए जाना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल जान पड़ता। फिर पुत्र ही तो है, यदि वो पिता के पास आ जाए तो क्या उसकी शान में फर्क आ जाएगा। सारांश ये है कि चंद्रभूषण और सुस्मिता अब बेटे बहू के लिए व्याकुल होते हुए भी उन्हें बुला न सके। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर कहा, प्रमोद बहुत दुबला हो गया है और कुछ बीमार सा है। माता का हृदय पानी पानी हो गया। उसने उसी समय एक नौकर के हाथ कुछ रुपए भेजकर कहलवा भेजा, प्रमोद आकर उनसे मिल जाए। प्रमोद ने रुपए तो रख लिए क्योंकि उसकी उन्हें जरूरत थी, परंतु वो घर न जा सके। उन्होंने समझा माँ ने पिता से चोरी से उसे घर बुलवाया है, इसलिए जिस घर में वो पैदा हुए, जहाँ के जलवायु में पलकर बड़े हुए, उसी घर में चोरों की तरह जाना उन्हें भाया नहीं। जाना अस्वीकार कर दिया। इससे सुस्मिता को बहुत दुख हुआ। वो उठते बैठते चंद्रभूषण से इस बात का आग्रह करने लगी कि प्रमोद को स्वयं लेने जाए। उन्हें मनाने में उनकी प्रतिष्ठा कम ना पड़ेगी। दशरथ ने बेटे के लिए प्राण तक दे दिए थे। यहाँ तो जरा से सम्मान की बात है। पिता का हृदय स्वयं ही पुत्र के लिए विकल था। अब सारी जिम्मेदारी सुमित्रा के सिर पर छोड़कर वो पुत्र को मनाने चले। कहीं छाया पैर छूने आई तो, लाख वेश्या की लड़की है पर अब मेरी पुत्रवधू है, क्या मैं खाली हाथ ही पैर छुआ लूंगा। सर्राफे की ओर घूम गए। वहां एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन खरीदे और जेब में रखकर 10 कदम भी ना चल पाए थे कि सामने से प्रमोद आते दिखे। चंद्रभूषण के पैर रुक गए। प्रमोद भी ठिठके, झुककर अपने पिता के पैर छुए। चंद्रभूषण की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। प्रमोद के भी आंसू ना रुक सके। दोनों कुछ देर तक इसी तरह आंसू बहाते रहे। कोई बातचीत ना हुई। अंत में गला साफ करते हुए चंद्रभूषण बोले, घर चलो बेटा, तुम्हारी अम्मा रात दिन तुम्हारे लिए रोया करती है। प्रमोद ने कोई आपत्ति ना की, चुपचाप पिता के साथ घर चले गए। उस दिन वो बहुत रात गए घर लौटे। उनकी बाट जोहते जोहते छाया भूखी प्यासी सो गई थी। जब प्रमोद अपने कमरे में पहुंचे तो 12 बज चुके थे।
इस समय छाया को जगाना उन्होंने अनुचित समझा। विलंब से लौटने का दुख बहुत था, जबकि वो भोजन कर चुके थे और छाया उनकी प्रतीक्षा में भूखी सो गई थी। उन्हें छाया पर बहुत दया आई। उसके सिर पर हाथ फेरते फेरते वो नींद की प्रतीक्षा करने लगे। छाया गहरी निंद्रा में सोई थी। उसके चेहरे पर कभी हंसी और कभी विषाद की रेखाएं खिंच जाती। प्रमोद ये देख रहे थे, आज उन्हें अपने कटु व्यवहार तीर की तरह चुभने लगे। इसी सोच विचार में वो सो गए। छाया की भी नींद खुली। घड़ी की ओर देखा, 1:30 बज रहे थे। पास ही प्रमोद सुख की नींद ले रहे थे। वो बड़ी व्याकुल हुई। उसने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। ऐसी नींद भी भला किस काम की। वो आए और भूखे प्यासे सो गए, और ये निगोड़ी आंखें न खुली। ये सदा के लिए बंद ना हुई थी, कभी न कभी खुलने के लिए ही मुंदी थी। फिर खुलने के समय क्यों न खुली? इसी प्रकार अनेक विचार उसके मस्तिष्क में आ आकर उसे विकल करने लगे। छाया फिर सो न सकी। बाकी रात उसने करवट बदलते बिताई। सवेरे उठकर उसने प्रमोद का कोट टटोला। उसकी जंजीर ज्यों की त्यों पड़ी थी। दूसरी जेब में रुपए भी थे। जंजीर बेची भी नहीं, गिरवी भी नहीं रखी। फिर ये रुपए कहाँ से आए? प्रयत्न करने पर भी छाया इस उलझन को सुलझा न सकी। सवेरे प्रमोद सोकर उठे तो उनका चेहरा और दिनों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न था। उठने पर उन्होंने छाया से पिता की मुलाकात, अपने घर जाने की बात और वहां के सब लोगों के व्यवहार और बर्ताव की बात बताई। छाया सुनकर प्रसन्न हुई, किंतु उस घर में छाया भी प्रवेश कर सकेगी या नहीं, ना तो इस विषय में प्रमोद ने कुछ कहा और ना ही छाया को पूछने का साहस हुआ। अब प्रमोद की दिनचर्या बदल गई थी। वो सवेरे उठते ही अपनी माँ के पास चले जाते, वहीं हाथ मुंह धोते, वहीं दूध पीते, फिर अखबार पढ़ते पढ़ाते, मित्रों से मिलते जुलते वो करीब 11-12 बजे घर लौटते। इस समय उन्हें घर आना ही पड़ता, क्योंकि छाया उन्हें भोजन कराए बिना खाना न खाती थी। छाया को अब प्रमोद के सहवास का अभाव बहुत खटकता, किंतु वो प्रमोद से कुछ न कह सके। वो कुछ ऐसा अनुभव करती थी जैसे प्रमोद के चरणों पर अपना सर्वस्त्र निछावर करके भी वो प्रमोद को उस अंश तक नहीं पा सकी जिसका एक सधर्मणी का अधिकार होता है। इसी प्रकार 6 महीने और बीते। आज वही तिथि थी जिस दिन छाया और प्रमोद विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। वो आज बड़ी प्रसन्न थी। सवेरे उठते ही उसने स्नान किया, एक गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहनी। जो कुछ आभूषण थे वो सब पहनकर वो प्रमोद के उठने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रमोद उठे और उठकर प्रतिदिन के नियम के अनुसार पिता के घर जाने लगे। छाया ने पहले तो उन्हें रोकना चाहा, फिर कुछ सोचकर बोली, आज जरा जल्दी लौटना। क्या कोई विशेष काम है? प्रमोद ने पूछा। आज अपने विवाह की वर्षगांठ है। कुछ प्रसन्नता और कुछ संकोच के साथ छाया ने उत्तर दिया। हो गई, उपेक्षा से कहते हुए प्रमोद ने साइकिल उठाई और चल दिया। छाया की आंखें डबडबा गई। वो कातर दृष्टि से प्रमोद की ओर देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गई। फिर भीतर आकर अनमने भाव से घर के काम करने लगी। भोजन में आज उसने कई चीजें जो प्रमोद को बहुत पसंद थी बनाई थी, किंतु इधर भोजन का समय निकल जाने पर भी प्रमोद घर न लौटे तो वो चिंतित सी हुई। उससे रहा ना गया। उठकर वो प्रमोद के घर की तरफ चली। जहां न जाना चाहती थी वहीं गई। जो कुछ ना करना चाहती थी वही किया। घर के सामने पहुंचकर उसने देखा कि चंद्रभूषण तख्त पर बैठे हैं। छाया को देखते ही कुछ स्तंभित से हुई, किंतु तुरंत ही आदर भाव प्रदर्शित करते हुए बोले, आओ बेटी, कैसे आई? आओ बैठो। छाया को ससुर से इस सद्व्यवहार की आशा न थी। वो उनके इस व्यवहार पर बड़ी प्रसन्न हुई। उसकी समझ में न आता था कि वो प्रमोद की विषय में कैसे पूछे। इसी पसोपेश में वो कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। अंत में अपने सारे साहस को समेटकर उसने पूछा, वो कहाँ है? किसे?
प्रमोद को पूछती हो? वो तो इधर कल शाम से नहीं आया। पर हाँ, वो प्रायः मिस्टर अग्रवाल के यहाँ बैठा करता है। तुम ठहरो, मैं उसे बुलाए देता हूँ। चंद्रभूषण ने उत्तर दिया। इधर प्रमोद की माँ दरवाजे की आड़ से खड़ी खड़ी छाया को निहार रही थी और मन ही मन सोचती थी, कैसी चांद सी है, चाल ढाल में भी कुलीन घर की बहू बेटियों से कुछ अधिक ही जचेगी, कम नहीं। बातचीत का ढंग कितना अच्छा है, स्वर कितना कोमल और कितना मधुर है। चूल्हे में जाए वो समाज, जिसके कारण मैं इस हीरे के टुकड़े को अपने घर में नहीं रख सकती। छाया फिर बोली, आप उन्हें न बुलवाकर मुझे ही पहुंचवा दें। अच्छी बात है, कह के चंद्रभूषण अपने एक नौकर के साथ छाया को मिस्टर अग्रवाल के घर भेजकर भीतर आए। पत्नी से बोले, वो लड़की जिसके साथ तुम्हारे बेटे ने ब्याह किया है आज आई थी। पत्नी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, वो बेचारी तुम्हारे दरवाजे तक आई और तुमसे इतना भी न बन पड़ा कि उसे घर के भीतर लिवा लाए। चंद्रभूषण सिर खुजलाने लगे। मैंने तो तुम्हारे डर के मारे नहीं बुलाया, नहीं तो बुलाने को क्या हुआ था, अपनी ही बहू है। फिर वो उठकर भीतर चले गए। अलमारी से वही कंगन की जोड़ी उठा लाई जो उस दिन उन्होंने खरीदी थी, लाकर पत्नी के सामने रख दी और बोले, अब जब आवे तो उसे कंगन पहना देना। सुमित्रा ने चकित दृष्टि से एक बार कंगन और एक बार पति की ओर देखा, फिर प्यार किंतु तिरस्कार स्वर में बोली, मेरे लिए तो ऐसा कंगन कभी ना लाए, अपनी बहू के लिए कैसे चुपके से खरीद लाए, किसी को मालूम भी ना होने पाया। तो ऐसे कंगनों के लिए कलाई भी तो वैसी ही चाहिए ना। कहते कहते चंद्रभूषण बाहर चले गए। कंगन उठाकर सुमित्रा ने रख लिए और उसी दिन से छाया की राह देखने लगी। छाया ने मिस्टर अग्रवाल के घर पहुंचकर देखा प्रमोद ताश खेलने में तल्लीन थे। वहां पर कई युवक और युवतियां थी। प्रमोद सबसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वहां पर मिस्टर अग्रवाल की कन्या शांता को छोड़कर छाया किसी को न पहचानती थी। शांता से छाया का परिचय भी प्रमोद ने ही कराया था। शांता प्रमोद की बाल सहेली थी और वो उसका बहुत आदर करते थे, किंतु आज प्रमोद का शांता के पास इस तरह बैठे रह जाना और छाया की उपेक्षा करना छाया को बहुत कष्ट हुआ। वो सोचने लगी, यहाँ न आती तो अच्छा था। वो बैठ न सकी, 10 मिनट तक चुपचाप खड़ी देखती रही। अंत में शांता की नजर उस पर पड़ी। उसने उठकर छाया को आदर के साथ बैठाया। प्रमोद को छाया का इस प्रकार उसको खोजना, उसके मित्रों के घर तक पहुंचना अच्छा न लगा। उन्होंने वहीं सबके सामने उसे डांट दिया। वो सिर से पैर तक जल उठे थे। कुछ देर वहां बैठे, फिर अपने घर चले आए। घर आकर उन्होंने छाया को खूब आड़े हाथों लिया। जो कुछ जी में आया क्रोध में कहते चले गए। क्रोध में ना मनुष्य की बुद्धि रह जाती है और ना ही विवेक। प्रमोद ने जो कुछ कहना था वो तो कहा ही, और जो ना कहना था वो भी कह डाला। अंत में उन्होंने उससे कहा, तुम अपने परिवार की चाल क्यों छोड़ सकोगी? गली गली घूमोगी नहीं तो काम कैसे चलेगा? तुम तो मालूम होता है वही करोगी जो तुम्हारी माँ करती आई है। छाया कट सी गई। अपमान उसके चेहरे पर तड़प उठा, किंतु वो कुछ न बोली। वो जानती थी कि कुछ बोलकर अपना अहित छोड़कर वो हित नहीं कर सकती। अंत तक अपने इस कार्य के लिए विनम्र भाव से विनोद से क्षमा मांगती रही और इस बात का आश्वासन देती रही कि अब उससे ऐसी भूल कभी ना होगी। किंतु प्रमोद अपने को शांत रख न सके। वो उन्मत्त की तरह कभी टहलते और कभी चुपचाप लेट जाते। अंत में कुछ देर टहल कर वो छाया से बोले, छाया, मैं मिस्टर अग्रवाल के घर जा रहा हूँ। वहां मुझे कुछ शांति मिलती है। शांता के पास पहुंचकर मैं एक प्रकार की सुख और शीतलता का अनुभव करता हूँ। वहां मैं सारी चिंताओं से क्षण भर के लिए अपने को मुक्त पाता हूँ। वहां मैं जितना ज्यादा रहूं मुझे रहने दिया करो। तुम्हारे पास मुझे सिवाय ग्लानि और क्षोभ के कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे पास मैं शांति नहीं अशांति ही पाता हूँ।
शीतलता नहीं है, मुझे अब जलन होती है। और ये सच है छाया, अब मुझे तुमसे घृणा होने लगी है। तुम्हारी माँ के घर की दासी का आना जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रह गया। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो, तुम्हें स्वतंत्र किए देता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के पास जाकर सुख से रह सकती हो। मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों रहकर भर गया हूँ। बस अब और मुझे अपने साथ रहने के लिए विवश मत करो। रोने धोने का मुझ पर कोई असर ना होगा। जहां मैं थोड़ी शांति पाता हूँ वहां जाने दो। कहते हुए प्रमोद बाहर चले गए। छाया वहीं धरती पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे मालूम हुआ कि वो कितनी असहाय, कितनी विवश और कितनी दुर्बल है। संसार उसे शून्य सा मालूम होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका कोई सब कुछ छीने लिए जाता है। वो चीख पड़ी और रोते रोते वहीं बेहोश हो गई। पड़ोस की कुछ स्त्रियों ने आकर उसके मुंह पर पानी के छींटे दिए। छाया उठ बैठी। उस दिन वो भोजन न कर सकी। इस प्रकार विवाह की पहली वर्षगांठ संपन्न हुई। प्रमोद देर रात घर लौटे। छाया अब तक न सोई थी। वो अब भी लगातार रो रही थी। छाया की अवस्था पर प्रमोद को दया आ गई। उनकी ओर से ही इस संग्राम की संधि का प्रस्ताव पेश हुआ। सुलह हुई और दोनों ने साथ भोजन भी किया। रात अच्छी कटी, किंतु सवेरे फिर वही रफ्तार जो पहले थी फिर प्रारंभ हुई। प्रमोद फिर कुछ कड़ी बातें कहकर चल पड़े और छाया रोती रह गई। राजरानी अपनी पुत्री की दुर्अवस्था के विषय में प्रतिदिन सुना करती थी। उसने फिर अंतिम शस्त्र फेंका। दासी से कहला भेजा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। छाया चाहे तो आकर मेरे साथ सुख से रह सकती है। ये इतनी बड़ी कोठी और लाखों की संपत्ति उसी की है। वो इतना कष्ट क्यों झेल रही है? अभी उसकी माँ जीवित है। उसने सोचा, अभी ठोकरे और खाएगी तो अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी और अपने आप घर चली आएगी। जैसे ही दासी घर से बाहर निकली, प्रमोद ने घर में प्रवेश किया। वो सिर से पैर तक जल उठे। घर के अंदर आते ही उन्होंने बेकसूर ही सारा क्रोध छाया पर उतार दिया। छाया के हर छोटे बड़े कार्य को अब वो संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्हें उसके ऊपर विश्वास न रह गया था। उसकी हर भाव से उन्हें कुछ छल और कुछ धोखा महसूस होता। उन्होंने दासी के आने का कारण पूछा और छाया के सच सच कहने पर भी वो विश्वास न कर सके। क्रोधित होकर बोले, छाया, तुम जाओ जाओ, अपनी माँ के पास रहो। मेरा पिंड छोड़ दो। तुम्हारे साथ रहने से मुझे कष्ट भर होता है और कुछ नहीं। मैं अपने आप तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम अपने आप ही अपनी माँ के पास चली जाओ तो मेरे ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी न रह जाएगी। मेरा कहना मानो, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो छाया। तुम भी सुख से रहोगी और मैं भी सुख से रहूंगा। छाया ये बातें चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते जाते थे। उसने हिचकियों के साथ कहा, प्रमोद, तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो मैं कर दूंगी। व्यंग और उपेक्षा की हंसी के साथ प्रमोद ने कहा, हाँ हाँ, यही चाहता हूं छाया। मुझे बंधन से मुक्त कर दो। जिस दिन तुम मेरी बात मान लोगी, मुझे बड़ी शांति मिलेगी। शाम को घर लौटकर प्रमोद ने देखा, छाया अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। उसकी आंखें कदाचित एक बार प्रमोद को देखने के लिए ही खुली थी। प्रमोद के आते ही एक हिचकी के साथ उसने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। प्रमोद पागलों की तरह छाया की लाश पर गिर पड़े। आज भी प्रमोद नन्ही सी पोटली जिसमें छाया का चित्र और उसका अंतिम पत्र है, बड़ी सावधानी से हृदय से लगाए हुए नगर के सुनसान स्थानों और खंडरों में देखे जाते हैं। वो ना तो कभी किसी से बोलते ही हैं और ना ही किसी बात का उत्तर देते हैं। हाँ, अपने आप ही कभी कभी एक विचित्र प्रकार की आवाज में कुछ कहते हैं, जिसको बस वो ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी वेश्या की बेटी।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल पर आएं। आपसे वहीं मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।